हम लोग बात कर रहे थे आपका अनुच्छेद 14 पर। अनुच्छेद 14 सिर्फ 2 लाइनों में लिखा है, कहता राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण इनसे वंचित नहीं करेगा। और हमने उस दिन कहा कि कोई भी आर्टिकल इन आइसोलेशन नहीं पढ़ा जा सकता, अकेले अकेले कोई आर्टिकल नहीं पढ़ा जाए, क्योंकि आर्टिकल कहां है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की लाइट में उसे पढ़ा जाएगा। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की लाइट में पढ़ते हैं तो सबसे पहले प्रियम्बल ध्यान में आती है, और प्रियम्बल में कुछ आदर्श ये भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए निर्धारित किए गए। लेकिन भारतीय राज्य व्यवस्था उन आदर्शों को कैसे प्राप्त करे, ये एक समस्या है। इसलिए भारतीय राज्य व्यवस्था उन आदर्शों को प्राप्त कर सके, इसके लिए 2 उपाय ये भारतीय संविधान में शामिल किए गए। उनमें से एक फंडामेंटल राइट है और उनमें से दूसरा राज्य की नीति के निर्देशक तत्व ये है। ये 2 हाथ, ये 2 तरीके हैं, ये 2 इंस्ट्रूमेंट हैं, ये 2 उपकरण हैं जिनके माध्यम से भारतीय राज्य व्यवस्था के द्वारा जो आदर्श तय किए गए उनको प्राप्त करने की कोशिश होगी। क्योंकि भारतीय राज्य व्यवस्था के जो आदर्श हैं वे फंडामेंटल राइट के अभाव में प्राप्त हो ही नहीं सकते। हमने ये कहा कि हम भारत के समस्त निवासियों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, भारत के सभी नागरिकों को, तो भारत के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, अवसर और प्रतिष्ठा की समता, ये उपलब्धि तभी हो सकती है जब उनके नेचुरल राइट्स का सम्मान हो। और हमने पिछले क्लास में यह भी कहा था कि फंडामेंटल राइट्स में कुछ फंडामेंटल राइट ऐसे भी हैं जो हमारी सांस्कृतिक अवधारणा के प्रतीक के तौर पर शामिल हुए हैं। वो केवल और केवल भारतीय राज्य व्यवस्था के द्वारा निश्चित किए गए आदर्शों को प्राप्त करने के लिए ही बनाए गए हो, ऐसी भी बात नहीं है। मूल अधिकारों में कुछ हैं जो हमारी जो सांस्कृतिक अवधारणा जो युगों से चली आई है उसका प्रतिपादन, उसके दूत के, उसके एम्बेसडर इसके रूप में भी शामिल किया गया। अनुच्छेद 14 उसी में से एक, क्योंकि हमने कहा था कि अनुच्छेद 14 जब पढ़ा जाता है तो इसके पूर्व में या पीछे कोई ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ है जिससे यह प्रतीत हो कि ये सिर्फ भारत के नागरिकों को उपलब्ध है। उसने बड़े बोल्ड शब्दों में कहा कि राज्य क्या करेगा, भारत के राज्य क्षेत्र में। उसने यहां नागरिक को संबोधित नहीं किया है, उसने जिसकी बात की वो भारत का राज्य क्षेत्र है, टेरिटरी ऑफ इंडिया है। तो भारत के राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समता होगी, ये गारंटी हमने सबको दी है। हम रोम की व्यवस्था की तरह नहीं रहे। जब हम लोग ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ रहे थे तो रोम में जब व्यवस्था की स्टोइक विचारधारा शुरू करते हैं हम लोग, तो स्टोइक विचारधारा शुरू करने से पहले आता है कि रोम में जो व्यवस्था थी वो रोम के नागरिकों के लिए और थी और वहां विदेशियों के लिए व्यवस्था और थी। विदेशी भिन्न विधियों से शासित होंगे और रोम के नागरिक भिन्न विधियों से शासित होंगे। ऐसा हमने अपने यहां नहीं किया। हमारे यहां हमेशा भारत के राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समता होगी। ये शब्द छोटे नहीं है,
ये शब्द बहुत बड़े हैं और हम बार बार कहा करते हैं कि सिर्फ बेयर पर ध्यान दीजिए, बाकी देने की कहीं कुछ जरूरत ही नहीं, लेकिन बेयर पर ध्यान देना पड़ेगा। जब तक आप ध्यान नहीं दे रहे तब तक कुछ भी नहीं हो रहा। आप प्री और फ्री ऐसी किताबें लगातार याद करिए, कुछ न हो रहा है। आप बार बार याद करेंगे कि अनुच्छेद 14 विदेशियों को भी हासिल है भारत की भूमि पर। इसे याद करने की क्या जरूरत। यहां देखिए ना, विदाउट एनी क्वालिफाइंग वर्ड्स दे हैव राइट डाउन इट हियर कि भारत के राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समता होगी। एक बात ही खत्म हो गई। भारत के राज्य क्षेत्र में कोई भी विदेशी है, देशी है, कहां का निवासी है, कोई मतलब नहीं। और अगर ठीक है आपका विधि शास्त्रीय दृष्टिकोण से बात करें तो हीगल और कोहलर, ये जो दो विधि शास्त्री थे, वो कहते थे कि विधि ऐसे बननी चाहिए कि भविष्य में चाहे जितने परिवर्तन हो जाए लेकिन उसका संशोधन करने की कम से कम जरूरत हो। आगे अगर दुनिया के, यूनिवर्स के, ब्रह्मांड के विभिन्न ग्रहों पर भी जीवन खोज लिया जाए तो भी अनुच्छेद 14 को परिवर्तित करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड के कोई नागरिक भारत में आएंगे तो बस बात खत्म हो गई। भारत के राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समता होगी, बात खत्म है। और हमने पहले भी कहा, इन आइसोलेशन नहीं पढ़ा जा सकता, अनुच्छेद 14 अकेला नहीं पढ़ा जा सकता। ये सारे आर्टिकल्स के साथ पढ़ा जाएगा, और सारे का मतलब होता है सारे, सारे का मतलब एक नहीं होता। और यही चर्चा जब अनुच्छेद 21 चलेगा तब बात चलेगी ए.के. गोपालन की। ए.के. गोपालन में मुख्य रूप से जो विचार का बिंदु होगा वो विचार का बिंदु यही होगा कि क्या सारे फंडामेंटल राइट अलग अलग है, ये दोनों के बीच कोई अंतर संबंध है। दोनों के बीच यानी कहने का अर्थ यह कि सारे फंडामेंटल राइट्स के बीच कोई अंतर संबंध है। अगर कोई एक बात किसी फंडामेंटल राइट को वायलेट करती है सीधे सीधे, तो क्या उस बात की संवैधानिकता तय करते समय हम सिर्फ उसी फंडामेंटल राइट का ध्यान रखेंगे, या उस बात को अन्य फंडामेंटल राइट के दृष्टिकोण से भी उचित होना चाहिए। यद्यपि इस पर विस्तार से चर्चा तो ए.के. गोपालन में होगी, लेकिन चूंकि प्रासंगिक हो गया है तो थोड़ा सा हम बताए देते हैं। ए.के. गोपालन में तथ्य स्थिति क्या है, फैक्ट सिचुएशन क्या है। ए.के. गोपालन जो कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव, उन्हें डिफेंस ऑफ इंडिया रूल DIR इसके अंतर्गत निवारक निरोध में रखा गया है। और ए.के. गोपालन का तर्क यह है, ए.के. गोपालन का तर्क यह मीनिंग दरबाई उनके वकीलों का तर्क यह है कि भारत का संविधान एक साथ पढ़ा जाएगा, और जब एक साथ पढ़ा जाएगा तो आपका जो कानून है जिसके माध्यम से आपने हमारे मुवक्किल की जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है इसको वंचित किया, इसको प्रत्येक अनुच्छेद के मुताबिक जितने फंडामेंटल राइट हैं सबके मुताबिक कानून की विशेषताओं से युक्त होना चाहिए। अगर ये एक भी फंडामेंटल राइट का विरोध कर रही है, यानी जिस विधि के अंतर्गत आपने हमारे मुवक्किल को निवारक निरोध में रखा है, वो विधि अगर एक भी फंडामेंटल राइट का विरोध कर रही है तो वो विधि अनुच्छेद 13 के मुताबिक कैसी है, शून्य है। क्यों? अनुच्छेद 13 कहता है राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा, और अगर बनाएगा तो वॉइड एब इनिशियो है, वो विधि है, ये माना ही नहीं जा सकता। तो
तो आपने जो विधि बनाई है उसे 14, 19, 21 सबके मुताबिक जिन जिन फंडामेंटल राइट पर प्रभाव पड़ सकता है, आपकी इस विधि के द्वारा मेरे मुवक्किल को निवारक निरोध में रखने से जिस जिस फंडामेंटल राइट पर प्रभाव पड़ सकता है, उस फंडामेंटल राइट के मुताबिक इस विधि को संवैधानिक होना चाहिए। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि आपने मेरे मुवक्किल को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, उसकी जो दैहिक स्वतंत्रता है उसको बाधित किया है। बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात यह भी है कि आपके द्वारा ऐसा करने से वो भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं आ जा नहीं सकता। बात यह भी है क्योंकि आपने एक स्थान पर सीमित कर दिया है। और बात यह भी है कि आपने इस विधि के अंतर्गत किसी को भी निवारक निरोध में रखने के लिए जो ताकत दी है, वो जिस प्राधिकारी को दी है, उस प्राधिकारी पर कोई नियंत्रण यह स्थापित नहीं किया है, इसलिए वो निरंकुश ताकत है। और निरंकुशता जहां है वहां मनमानापन है, और जहां मनमानापन है वहां समानता की कल्पना नहीं हो सकती। इसलिए आपकी यह विधि 14 का विरोध करती है, 19 का विरोध करती है, 21 का विरोध करती है। माननीय उच्चतम न्यायालय का जो तर्क आया, इसीलिए बार बार कहते हैं कि उच्चतम न्यायालय ने कुछ कह दिया, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो बहुत कुछ कहते रहते हैं, सब जगह सब जैसे लोग बैठते हैं। किसी गलतफहमी में मत पड़िए। हम बार बार कहते हैं भगवान को ही भगवान मानिए, बाकी किसी को भगवान मत मानिए। भगवान ही सिर्फ भगवान होता है, बाकी कोई भगवान नहीं होता। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो तर्क दिया, उन्होंने कहा कि नहीं, जब निवारक निरोध में किसी को रखा जाएगा तो उसके अन्य फंडामेंटल राइट्स पर अगर कोई प्रभाव पड़ा है तो वो प्रासंगिक है, एंसिलरी है। और इसलिए अन्य फंडामेंटल राइट के मुताबिक निवारक निरोध में रखने वाली जो विधि है उसकी संवैधानिकता का विनिश्चय नहीं किया जाएगा, बल्कि सिर्फ अनुच्छेद 22, उन्होंने कहा जो व्यक्ति निरोध में रखा गया है उसके कॉन्स्टिट्यूशनल या उसके फंडामेंटल राइट केवल 20, 21 और 22 इनके मुताबिक देखे जाएंगे, क्योंकि यही निरोध की बात करते हैं। 20 प्यूनिटिव डिटेंशन, दांडिक निरोध की बात करता है, निवारक की बात नहीं करता। आगे आएगा तब देखेंगे दांडिक निरोध क्या होता है, निवारक निरोध क्या होता है, वहां 22 जब आएगा तब चर्चा करेंगे। लेकिन एक मोटी मोटी बात कि 20 प्यूनिटिव डिटेंशन की बात करता है, प्रिवेंटिव की नहीं है। और केवल 22 इसके मुताबिक और 21 इसके मुताबिक हम देखेंगे। बाकी देयर इज नो इंटर रिलेशन, कोई आंतरिक संबंध नहीं है सारे फंडामेंटल राइट्स के बीच। ये ए.के. गोपालन का डिसीजन है 1951। ए.के. गोपालन में और भी बहुत कुछ कहा गया है, वो 21 जब बात करेंगे तब करेंगे, तब और विस्तार से बात होगी। लेकिन मेनका गांधी आते आते स्थिति बदल गई है। अब वो बात जो ए.के. गोपालन में डिस्कार्ड हुई थी वो अब स्वीकार है, और सारे फंडामेंटल राइट्स एक कॉन्स्टिट्यूशन के भाग हैं। इसलिए सारे फंडामेंटल राइट एक दूसरे के पूरक हैं, यह माना जाएगा। तो एक और 14 हम पढ़ते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के आदर्शों को प्राप्त करने के लिए एक उपकरण के तौर पर, और जब इस प्रकार से पढ़ते हैं तो उसका संबंध भारत के नागरिकों से जुड़ता है। जब अनुच्छेद 14 को हम स्वतंत्र रूप से पढ़ते हैं तो उसका संबंध भारत की धरती पर मौजूद प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ता है। और हम तो यह भी कह रहे थे कि हो सकता आगे ये अनुच्छेद 14 भारत की धरती पर मौजूद पशुओं से भी जुड़े, यह भी हो सकता है, क्योंकि विकास कानून में रोज होता है। लेकिन फिलहाल आज की डेट पर यह भारत की धरती पर मौजूद
प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ता है। और जब अनुच्छेद 14 को हम 21 की लाइट में पढ़ते हैं, क्योंकि देयर इज इंटर रिलेशन, ये 14 और 21 अलग अलग जरूर हैं, लेकिन एक ही संविधान के भाग हैं। और जब एक ही संविधान के भाग हैं तो उनमें से एक को भी इस प्रकार नहीं पढ़ा जा सकता, उनमें से किसी भी आर्टिकल को इस प्रकार नहीं पढ़ा जा सकता कि उनमें से एक को प्रभाव मिले और एक प्रभावहीन हो जाए। कोई आर्टिकल इस प्रकार नहीं पढ़ा जा सकता। और जब कोई इस प्रकार नहीं पढ़ा जा सकता तो जरा अनुच्छेद 21 को देखें, वो क्या कहता है? वो कहता है कि भारत की धरती पर, भारत की धरती शब्द का प्रयोग नहीं करता, वो कहता किसी भी व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का हनन, किसी भी व्यक्ति की, क्योंकि ये भारत का संविधान है तो भारत की धरती, इसे इन्फ्रेंस से लिखा हुआ मान लेंगे, क्योंकि भारत का संविधान है, भारत के बाहर तो लागू नहीं हो रहा। तो कहता है कि किसी भी व्यक्ति की प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का हनन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना नहीं हो सकता। और जो हम लोग जब अनुच्छेद 21 पढ़ना शुरू करेंगे तो देखेंगे प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता, इन शब्दों का जो अर्थान्वयन चलेगा उसमें प्रत्येक प्रकार की स्वतंत्रता शामिल हो जाएगी। प्रत्येक प्रकार की, प्रत्येक स्वतंत्रता, जितनी स्वतंत्रताएं हो सकती हैं कॉन्सेप्चुअली, सबकी सब, जो आप जानते हैं, जो आप नहीं जानते, सारी की सारी है, जो आप सोच सकते हैं, जो आप सोच नहीं सकते। क्योंकि हमने कई बार आपसे चर्चा की कि वही दुनिया में नहीं है जिसे आप जानते हो, वो भी दुनिया ही में है जिसे आप नहीं जानते हैं। आपकी जानने की क्षमता बड़ी सीमित है। बहुत पहले आप बहुत कुछ नहीं जानते थे और बहुत दिनों बाद हो सकता और कुछ ज्यादा जान लें, लेकिन जितना भी जान लेंगे वो संपूर्ण है, ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जानने के साधन ही सीमित है आपके पास। केवल 5 इंद्रियां, इन्हीं से जानकारी आपको मिल सकती है। उन 5 इंद्रियों के निश्चित विषय हैं, वो उन विषयों की ही जानकारी दे सकते हैं, और उन विषयों की भी जानकारी उस सीमा तक, जिस सीमा तक जानकारी देने का, ठीक है, ये जानकारी देने की क्षमता उन्हें ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। आंख सिर्फ दृश्य की सूचना दे सकती है, वो भी एक निश्चित सीमा तक। कान सिर्फ ध्वनि की सूचना दे सकते हैं, वो भी एक निश्चित सीमा तक। उससे आगे कुछ नहीं दे कोई सूचना नहीं है, ठीक है। तो आप सब कुछ जान गए, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप जिन स्वतंत्रताओं को जानते हैं, जिन स्वतंत्रताओं को नहीं जानते, सारी की सारी प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता में शामिल है। यानी कोई स्वतंत्रता आगे चलकर अगर आप जान भी लेंगे, जो आज की डेट पर आप जाने नहीं है, वो भी प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता में शामिल मानी जाएगी। इसीलिए हीगल और कोहलर के मुताबिक भारत का संविधान एक ठीक ढंग से बनी हुई विधि है, क्योंकि वो कहते हैं कानून इसी प्रकार बनना चाहिए कि स्थिति में कितना भी बदलाव आए उसे बदलने की जरूरत न पड़े। तो का प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता, जितनी स्वतंत्रताएं आप जानते हैं, जितनी नहीं जानते, तो प्राण की स्वतंत्रता में जब सब शामिल है तो जीविका, देखिए जीवन और जीविका ये अलग अलग बात है। जीविका जीवन चलाने का साधन है, जीविका जीवन नहीं है। जीवन ईश्वर देता है और जीविका सरकार या राज्य देती है या समाज देता है। आप जीविका और जीवन एक माने बैठे, बोथ आर डिस्टिंक्ट थिंग, दोनों अलग अलग बात है। जिनके पास जीविका नहीं वे भी जीवित हैं। ये नहीं है कि जिसके पास जीविका नहीं वो जीवन उसे हासिल नहीं है। बच्चे के पास जीविका नहीं है, बूढ़े के पास जीविका नहीं है,
लेकिन जीवन है। और अगर विस्तार करें तो जानवरों के पास कोई जीविका नहीं है। कहा गया अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। ठीक है, ये कुछ नहीं करते हैं, लेकिन ईश्वर है जो सबको रोटी देता है। जीवन अलग बात है, जीविका अलग बात है। जीवन ईश्वर प्रदत्त है और जीविका शर्तों पर, समाज के द्वारा, राज्य के द्वारा दी जाती है। वो अशर्त नहीं है, जीवन अशर्त है। और इसीलिए जीवन की कोई कीमत आपकी नजर में नहीं है, वो अलग बात है। तो चूंकि अनुच्छेद 21 दोनों सब प्रकार की स्वतंत्रताओं को अपने में शामिल करता है, तो वो जीवन की स्वतंत्रता को भी शामिल करता है और वो जीविका की भी स्वतंत्रता को शामिल करता है। और जब जीविका की भी स्वतंत्रता उसमें शामिल हो गई, इसका मतलब निकल आया। और अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि का समता, विधि का समान संरक्षण। इसका मतलब यह निकल आया कि भारत के सारे नागरिक, या यूं कहें भारत की धरती पर मौजूद प्रत्येक व्यक्ति जीविका या जीवन के साधनों का उपभोग करने में समानता का हकदार होगा। ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद 14 और 21 अलग अलग नहीं पढ़े जा सकते। बोथ आर पार्ट ऑफ द सेम कॉन्स्टिट्यूशन, वो एक ही संविधान के भाग। और ये हम नहीं कह रहे, ये किसमें कहा? मेनका गांधी में। ये तर्क पहली बार किसमें आया था? ए.के. गोपालन में। देयर इज इंटर रिलेशन बिटवीन all the fundamental rights, and in which case it has been accepted by the Supreme Court. It is the Menka Gandhi. ये हम बिल्कुल नहीं कह रहे, हम तो अधिकृत व्याख्याकारी नहीं है। हम सिर्फ अपनी बात रख सकते हैं वकील होने के नाते, उसे मान्यता देना कोर्ट का काम है। लेकिन अगर कोर्ट मान्यता नहीं देता तो भी मेरी बात गलत है यह नहीं कहा जा सकता। आपकी सबसे बड़ी गलती यह है, और वो गलती नहीं है, वो आपका स्वभाव बन गया है चापलूसी करना। आप जो समर्थ है उसकी चापलूसी करते हैं, इसलिए आप सही को भी गलत कहना शुरू कर देते हैं, यदि वो कमजोर के द्वारा कहा जा रहा है। और यह आदत बड़े बचपन से विकसित होती है आपकी, क्योंकि ऐसा होते आप लगातार देखते रहते हैं, इसलिए आपकी यह आदत विकसित हो जाती है। उसमें आपका दोष भी नहीं है। आप लगातार ये देखते हैं कि जो गलत है ये आपको बताया गया है। वो जब सामर्थ्यशाली ने किया तो सामर्थ्यशाली पर कोई अंकुश किसी प्रकार का आया ही नहीं। उसका सबसे छोटा उदाहरण होता है परिवार में। जब आप अपने छोटे भाई को या अपनी छोटी बहन को मारते हैं तो आपके पिताजी आपको मारते हैं और कहते हैं कि तुम छोटे को मार रहे थे। अब आप भले ही अभिव्यक्त रूप से आपके दिमाग में न भी आता हो, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड एक होता है और वो अवचेतन मस्तिष्क कुछ सोचता है, और वो जो सोचता है वो अवचेतन पर ज्यादा स्थायी तौर पर अंकित होता है। जो चेतन सोचता है वो उतना स्थायी नहीं होता, अवचेतन पर जो अंकित होता है, ऐसा साइकोलॉजिस्ट बताते हैं। हम नहीं बताते, ये भी हम नहीं बता रहे, साइकोलॉजिस्ट ऐसा बताते हैं कि अवचेतन पर जो अंकित होता चला जाता है, जो सराउंडिंग से अंकित होता है, जिस वातावरण में आप रहेंगे उससे आपका व्यक्तित्व तो ज्यादा निर्मित होता है, ज्यादा बनता है, और व्यक्तित्व तो आपके सोचने के ढंग को प्रभावित करता है। अब आपकी समझ में नहीं आता कि हमने छोटे को मारा तो इन्होंने हमें मारा, लेकिन हम भी तो छोटे ही हैं, वो छोटे तो हम भी हैं और ये बड़े हैं। तो
अगर छोटे को मारना गलत है इसलिए हम पिटे तो इन्हें भी पिटना चाहिए, लेकिन ये नहीं पिटे। इसका मतलब छोटे को मारना गलत नहीं है। बिना इतनी सामर्थ हासिल किए कि कोई आपको ना मार सके, छोटे को मारना गलत है, यह भाव आपके मन के अंदर विकसित होना शुरू हो जाता है और फिर यह भाव आगे प्रभाव दिखाता है। अब आपका जो जीवन आएगा आगे वो दूसरे ढंग का आएगा। अब आप सामर्थ्यशालियों की चमचागिरी करेंगे अपने पूरे जीवन, ठीक है, और सत्य के पक्ष में कभी खड़े ही नहीं होंगे। यही दिख रहा है समाज में। सुप्रीम कोर्ट कुछ कह रहा है इसलिए आप ठीक मान रहे हो। ठीक मेरी बात है, उन्होंने मान्यता नहीं दी तो ठीक तो हम हैं, सुप्रीम कोर्ट कहां ठीक है। और ऐसे बिरले होते हैं जो सामर्थ्यशाली से टकरा जाते हैं और कहते नहीं तुम गलत हो, और वही युग परिवर्तन करते हैं, उन्हीं को याद किया जाता है। अन्यथा तो लोग आते हैं मरते हैं, वही क्या कहें, अहबाब की क्या कारे नुमाया कर गए, पैदा हुए, बीए हुए, शादी की और मर गए। ठीक है, तो ये तो सभी कर रहे हैं, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। आपका जो नुमाइशी काम है, जो दिखाने योग्य काम है, वो सिर्फ इतना कि कारे नुमाया कर गए, पैदा हुए, बीए हुए, शादी की और मर गए, इतना है आपका कार्य नुमाया। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट इसने एके गोपालन में यह नहीं माना कि देयर इज इंटर रिलेशन, बट दे हैव एक्सेप्टेड। और बस इसीलिए वे सुप्रीम भी है, यह भी हम लगातार बोलते हैं कि अपनी गलती मान लेते हैं। अगर हुई गलती तो मान लेंगे, इसीलिए उन्हें बड़ा कहा जाता है। बड़ा वही है जो गलती मान ले, हुई तो स्वीकार कर लो, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो उन्होंने ये मान लिया। आज की तिथि पर देयर इज इंटर रिलेशन बिटवीन आर्टिकल 14 एंड 1921। और जब इंटर रिलेशन आ गया और अनुच्छेद 21 जीविका का अधिकार दे रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि अगर भारत के नागरिकों के संदर्भ में भी सोचें, भारत की धरती पर मौजूद सभी व्यक्तियों के संदर्भों में न भी सोचें, तो भी भारत के सभी नागरिकों को, यद्यपि सोचना तो हमें भारत की धरती पर मौजूद सभी व्यक्तियों के संबंध में चाहिए, लेकिन चलिए हम सिर्फ भारत के नागरिकों के संबंध में सोचते हैं, तो भी भारत के प्रत्येक नागरिक को जीविका के साधन उपलब्ध कराना ये राज्य का कर्तव्य हो गया, क्योंकि फंडामेंटल राइट है उसका, अनुच्छेद 21। और भारत के सभी नागरिकों को जीविका एक समान विधि से उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। ठीक है, हमने उस दिन अवसर की समता, इस स्लाइड में क्लासिफिकेशन पर जोर दिया था कि अनुच्छेद 14 में जो क्लासिफिकेशन है, क्यों, आखिर काहे। भाई ये तो सब कहेंगे अनुच्छेद 14 पर बात करते हो कि सब वर्गीकरण यहां हो सकता है, बट वाई। अब देखिए, हमने जब ये बोला तब ये सचेत हुई है, इससे पहले नहीं। ठीक है, अब जबकि पिछला पूरा 1.5 घंटे का क्लास और अभी तक का क्लास अगर नहीं आपने सुना है ध्यान से, तो अब कुछ नहीं आने वाला वर्गीकरण। अब हमने इस लाइन को बोला है कि वर्गीकरण क्यों, ये तो सभी बता रहे हैं कि अनुच्छेद 14 वर्गीकरण है। तो एलएलबी में प्रवेश करने वाला बच्चा जानता है कि वर्गीकरण हो सकता है, और वर्गीकरण कैसे किया जाएगा वो भी बच्चे जानते हैं साहब, जो है कि देयर शुड बी, देयर मे बी, ठीक है, क्लास ऑफ पर्सन्स, व्यक्तियों के वर्ग हो सकते हैं। उन वर्गों का निर्माण एक युक्ति संगत अंतरक के आधार पर किया जाना चाहिए, और वर्गीकरण के माध्यम से आप जिस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, उस उद्देश्य से
वर्गीकरण का एक युक्ति संगत संबंध जुड़ना चाहिए। देयर शुड बी ए रीजनेबल नेक्सस इन बिटवीन द क्लासिफिकेशन एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन। ये तो बच्चे जानते हैं, इसका क्या बताना। लेकिन वर्गीकरण क्यों, जरूरत क्या है? क्योंकि वही बात, जैसे रिजर्वेशन के बारे में कोई ये नहीं कह सकता कि ये समानता के प्राइमरी तौर पर खिलाफ है, कोई नहीं कह सकता, तो कोई कह ही नहीं सकता, ये कैसे कह देगा? देयर मे बी जस्टिफिकेशन, औचित्य हो सकते हैं, लेकिन आप ये कैसे कह दोगे कि ये ठीक है? तो कोई नहीं कह पाएगा। अब कहने को आप मुंह उठाओ और बजा दो, उसका तो कोई वही नहीं है, आप कहते रहो, अब तो कुछ भी कह देते हो। लेकिन अगर आप ठीक हैं तो ये तो शब्द निकल ही नहीं सकते मुंह से। लेकिन देयर में भी जस्टिफिकेशन, औचित्य हो सकते हैं। तो सही स्थिति तो यही है कि विधियों में समानता होनी चाहिए, लेकिन वर्गीकरण किया जाता है समानता का सामान्य नियम होने के बावजूद, और उनके द्वारा जिन्हें हम संविधान का अधिकृत व्याख्याकार कहते हैं। तो आखिर कोई कारण तो होगा। तो अगर अवसर की समता हम देना चाहते हैं तो हमें वर्गीकरण करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों की आवश्यकताएं अलग और उनकी जो स्थिति और आवश्यकता है स्वयं उसमें उनका कोई दोष नहीं। कोई विशेष लिंग में पैदा हुआ, कोई विशेष स्थान पर पैदा हुआ, कोई विशेष बोली बोलता है, इसमें उसका क्या दोष? कोई रूरल एरिया में पैदा हो गया, उसके बाद स्कूल तक जाने में ही 2 घंटे लग जाते हैं, और 2 घंटे घर पहुंचने में लगते हैं, 4 घंटे तो ट्रांसपोर्टेशन में खर्च हो जाते हैं। आदमी के पास काम करने के लिए अधिकतम 12-14 घंटे हैं, 4 घंटे उसमें निकल गए, 8 घंटे, 2 घंटे वो कम से कम अपने कामों के लिए लगाएगा, कम से कम 2-3 घंटे तो लग ही जाएंगे अपने कामों में। किस समय पढ़ेगा? अब आप उससे कहो कि उससे मुकाबला करे जिसके पास पढ़ने के 10 घंटे, कैसे करेगा? हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। और हमने क्या कहा? अवसर की समता। तो अवसर की समता कैसे होगी जब तक कि इसके पक्ष में हम कुछ विशेष न करें जो उस मतलब स्थिति के बराबर हो। जो प्रकृति प्रदत्त इसके साथ अन्याय हो गया, प्रकृति प्रदत्त, किसी ने किया नहीं, लेकिन उस अन्याय के बराबर कुछ तो कंपनसेट हमें करना ही पड़ेगा, तभी तो बराबरी पर आएगा, अन्यथा कैसे आएगा? अन्यथा तो अवसर की क्षमता फ्यूटाइल है, निरर्थक है इसके लिए, इसे कभी अवसर की क्षमता नहीं मिलेगी। कहते रहिए, ये पेपर पर लिखा एश्योरेंस हो सकता है। तो हम ये उस दिन बताया आपको कि अवसर की समता, इसके लिए विभेदीकरण जरूरी है, सामान्य नियम से अलग हटना जरूरी है। आज अनुच्छेद 21 इसके आधार पर आपसे बात करना है कि अनुच्छेद 21 इसके लिए विभेदीकरण, वर्गीकरण जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपने कहा कि हम भारत के समस्त निवासियों को प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता देंगे, और अगर कभी उन्हें हम वंचित करेंगे इस स्वतंत्रता से तो विधि की स्थापित प्रक्रिया से ही, अन्यथा नहीं। यह आपकी गारंटी है। और प्राण की स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता, इन शब्दों की जो आपने व्याख्या प्रस्तुत की है उसमें अब तक ज्ञात और अज्ञात सभी स्वतंत्रताएं आपने शामिल की। जब यह स्थिति है तो फिर
जीविका पाने की स्वतंत्रता भी प्राण की स्वतंत्रता में शामिल है। और यह हम नहीं कह रहे, ओल्गा टेलिस ने स्वयं उच्चतम न्यायालय ने कहा है। हम अपनी तरफ से एक बात भी नहीं कहते। क्यों कहें हम अपनी तरफ से? हम कहने के लिए अधिकृत नहीं, तो हम एक भी बात अपनी तरफ से कहें क्यों? ये स्वयं उच्चतम न्यायालय ने ओल्गा टेलिस में कहा है कि जीविका की स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है। और जब जीविका की स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है, तो विधि के समक्ष समता होनी चाहिए सबको जीविका प्राप्त करने के लिए। बिकॉज सारे लोग, ठीक है, सारे आर्टिकल्स भारत के संविधान के अनुच्छेद है और भारत का संविधान एक है। वो तो हमने सिर्फ अध्ययन की सुविधा के लिए पैरा पर संख्यांक लगाकर एक पैरा को दूसरे से अलग करके उसे अलग अलग अनुच्छेद का नाम दे दिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अन्यथा फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लाइन टू लास्ट लाइन द होल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, वो एक ही है। तो जब जीविका की स्वतंत्रता हमें देनी है सबको, ठीक है, देनी है, क्योंकि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। हम यह भी नहीं कह सकते कि हम आराम से बैठे हैं, सब लोग जीविका पाओ। हम किसी के मार्ग में कोई बाधा नहीं डालेंगे। हम सिर्फ इस तक भी अपनी भूमिका सीमित नहीं रख सकते, क्योंकि सेकंड पार्ट भी है विधि का समान संरक्षण। और यह कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज द पैरामाउंट लॉ ऑफ द लैंड। ये सबसे प्रमुख विधि है। जो सबसे प्रमुख विधि है, तो विधि का समान संरक्षण, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का समान संरक्षण सबको मिलना चाहिए। और ये जिम्मेदारी किसकी है कि विधि का समान संरक्षण मिले? ये हवा में तो नहीं लटका है, ठीक है। विधि का समान संरक्षण उपलब्ध कराना ये किसकी जिम्मेदारी है? ठीक है, तो इसके लिए कार्यपालिका, क्योंकि राज्य के बिहाफ पर, राज्य के प्रतिनिधि के तौर पर प्रत्येक काम को करना यही कार्यपालिका की जिम्मेदारी है। उस काम करने के तरीके को, ठीक है, और काम किस सीमा तक किया जा सकता है इसको निर्धारित करना विधायिका की जिम्मेदारी है। और काम क्या बताए गए तरीके से, और वही काम जिसे करने के लिए अनुमति किया गया था वो किया गया या नहीं किया गया, इसको चेक करना ये न्यायपालिका की जिम्मेदारी है। यही विभाजन है। तो ये विधि का समान संरक्षण देना किसकी जिम्मेदारी हुई भाई? ये तो आप ही की जिम्मेदारी है। तो अनुच्छेद 21 द्वारा प्रत्याभूत, अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीड जो जीविका का अधिकार है, वो भी इस बात की तस्दीक करता है, या वो भी इस बात की मांग करता है कि विभेदीकरण होना चाहिए। क्योंकि विकलांग, उसे जीविका उपलब्ध कराने के लिए डिफरेंट लॉ चाहिए, ठीक है। जो दो टांगों और दो, यानी जो विकलांग नहीं है उसे जिन सीमा और मर्यादाओं के अधीन रहते हुए आजीविका प्राप्त करने का हक होगा, अगर उन्हीं सीमा और मर्यादाओं को हमने विकलांग पर रखा तो वो जीविका प्राप्त नहीं कर सकता। ग्रामीण इलाके का व्यक्ति, शहरी इलाके का व्यक्ति, ठीक है, लोगों की परिस्थिति डिफरेंट है, लोगों की आवश्यकता डिफरेंट है, लोग डिफरेंट सिचुएशंस में हैं, और वो डिफरेंट सिचुएशंस कल्पना के परे हैं। लोग मूर्ख होते हैं इसलिए, ठीक है,
गाल बजाते हैं। अन्यथा अगर आप ध्यान देंगे, हम तो अभी कल परसों में ही अखबार पढ़ रहे थे, आप कोई भी चीज ठीक से देखेंगे तो सब दिखाई देता है। एक कानून है कि महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश मिलेगा, लेकिन वो सिर्फ 2 बच्चों तक मान्य है। ठीक है, चाइल्ड केयर लीव, मैटरनिटी लीव, वो सवेतन मिलेगी। एक महिला ने तीसरे बच्चे के लिए वो क्लेम किया, स्टेट ने डिनाई किया, मतलब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अब देखिए, चूंकि विधि नहीं थी तो अलग बात है, अन्यथा अगर विधायिका के ध्यान में ये आए और विधायिका ऐसा कानून बनाए तो क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। ये जो महिला है ये अलग क्लास की है। प्रथम दृष्टया हमें भी मामला ठीक नहीं लगा, इसीलिए हमारा इंटरेस्ट जगा, वरना हम पढ़ते ही नहीं है कानून। वो भी हम अखबार में पढ़ेंगे, वो भी समाचार पत्र में, जो वहां हाई स्कूल इंटर पास पत्रकार ने लिखा है। हम खुद एलएलएम है, ठीक है, तो उनका लिखा, कोई गर्व नहीं, कोई घमंड नहीं, कानून तो हम किसी से भी सीख लेंगे, लेकिन वो सही लिखे तो सही लिखते ही नहीं। लेकिन तथ्य में चूंकि इंटरेस्ट आया तो हमने उसे आगे देखना शुरू किया। तो बात यह थी कि वो महिला डाइवोर्सी, उसके 2 बच्चे पहले से, क्योंकि दोनों गार्जियन एंड गार्ड एक्ट में दे दिए गए पति को, और इसने रीमैरिज की। रीमैरिज जिससे की उसका कोई बच्चा नहीं। अब वो इशू चाहता है, इसके पास भी बच्चे नहीं। अब अगर इसकी अनुमति न दी जाए तो रीमैरिज हो सकता है ये भी डाइवोर्स में जाए। तो अब ये एक डिफरेंट क्लास निर्मित हो रहा है, ठीक है। और इस डिफरेंट क्लास के निर्मित होने में आप भले ही ये कह लो कि महिला स्वयं दोषी ने तलाक का ले लिया, ये कोई बातें नहीं है। जब आपने तलाक का कानूनी हक दिया, आपने सारी चीजें दी, तो फिर होगा। और समाज जिस ओर जा रहा है वहां अब आप बहुत उससे वही बात कि अब आप समाज को उस दिशा में जाते नहीं देख सकते, तो अपनी आंखें फोड़ लीजिए या घर में बैठ जाइए, बस इसके अलावा और विकल्प कोई नहीं है। मत देखिए, किसने कहा देखिए, फांसी लगा लीजिए। कोई चिट्ठी लेके आया आपके घर पे, जिंदा जरूर रहो, ठीक है, तो मर जाओ, क्या करें, जिंदा रहना तो ऐसे ही रहना होगा। तो सवाल यह है कि अब ये महिला नए वर्ग का निर्माण कर रही है। आप एक कानून से शासित नहीं कर सकते, नो डाउट इसके 2 बच्चे हैं, लेकिन तीसरे बच्चे के लिए देना पड़ेगा। एक अजीब सिचुएशन है कि 2 हैं भी और 2 नहीं भी है। वेरिंग नीड्स हैं, लोगों की अलग अलग परिस्थितियां हैं। लेजिस्लेचर उन आवश्यकताओं से अधिक अच्छी तरह परिचित हो सकती है, इसलिए लेजिस्लेचर को क्लासिफिकेशन का हक देना होगा, अदरवाइज नहीं चल सकता। आपको हमने प्रतिष्ठा और अवसर की समता की लाइट में क्लासिफिकेशन जरूरी है यह स्थापित किया। अब हम अनुच्छेद 21 की लाइट में क्लासिफिकेशन जरूरी है यह स्थापित करना। यही अनुच्छेद 14 का विस्तार है, यही एक्सटेंडेड व्यू ऑफ आर्टिकल 14 है। अनुच्छेद 14 पारंपरिक तौर पर तो सब जानते हैं, वही एलएलबी का पहला बच्चा जिस दिन जाता है क्लास में, उसी दिन उसे अनुच्छेद 14 पता होता है। और सड़क पर चलते रिक्शे वालों को तुमसे ज्यादा पता है, और फेसबुक के मूर्ख उन्हें तो और भी ज्यादा पता है, वो तो रोज ही पिले रहते हैं कि साथ समानता 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 समानों के बीच, और फिर समानता इस प्रकार कि अन्य
जो अधिकार हैं वो भी सबको मिले, भारत का संविधान पूरी तरह लागू किया जा सके और लोगों की जो डिफरेंट नीड्स हैं उन्हें देखकर बिना वर्गीकरण काम चलेगा ही नहीं। आखिर अब तो मेनका गांधी मान लिया कि देयर इज इंटर रिलेशन बिटवीन आर्टिकल 14, 19 एंड 21। जब सब में एक अंतर संबंध है तो विधियों का समान संरक्षण देने के लिए वर्गीकरण करना पड़ेगा। हम जो ड्रामेटिक प्रस्तुति देते हैं उन्हें विधियों का समान संरक्षण, वाक्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना, तो जो ड्रामेटिक प्रस्तुति दे रहा है उसके लिए विधियों का समान संरक्षण उपलब्ध कराने के लिए हमें दूरदर्शन या अभिव्यक्ति के साधनों पर इस प्रकार का अनुशासन लागू करना पड़ेगा कि ड्रामेटिक प्रस्तुतियां प्राइम टाइम पर दिखाई जाए। ठीक है, क्योंकि उसमें सबकी रुचि है। प्राइम टाइम का मतलब होता है 8 बजे से लेकर के और 11 बजे तक का वक्त रात में, क्योंकि उस समय अधिकांश लोग टीवी देखते हैं। दैट इज द प्राइम टाइम। वो प्राइम टाइम पर रखा जाए। और अगर कोई प्रस्तुति ऐसी है जिसमें कुछ लोगों का इंटरेस्ट है, कानून से संबंधित प्रस्तुति है, ठीक है, छोटा वर्ग है, वो 12 बजे भी दिखाइए तो भी लोग अपना देख लेंगे, क्योंकि अक्सर कानून में रुचि रखने वाले कचेरी वचेरी जाते हैं तो वो अपना 10-11 बजे तक सोते ही हैं। अपना 10-11 नहीं तो 7-8 बजे तक तो सोते ही हैं नॉर्मली, या उनकी रुचि वो अपना देख लेंगे। लेकिन ये ड्रामेटिक प्रस्तुति अगर आप 2 बजे रात में दिखाएं, इसका क्या मतलब? आप सुबह 4 बजे बोले पानी तुम्हारे यहां रोज आएगा, बोले बस रात में 1 बजे शुरू होगा और 3 बजे बंद हो जाएगा। बहुत अच्छे, आदमी रात में 1 बजे नहाएगा, इसका क्या मतलब? इसका कोई अर्थ है? तो वर्गीकरण करना पड़ेगा विधियों का समान संरक्षण देने के लिए। 2 लाइन है तो आपका वर्गीकरण अन्य मूल अधिकारों के कारण से वर्गीकरण करना पड़ेगा। तो अनुच्छेद 14 का जो व्यू है वो बिना वर्गीकरण के धरातलीय सत्य नहीं बन सकता। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण बिना वर्गीकरण धरातलीय सत्य के रूप में भारत की धरती पर मौजूद प्रत्येक व्यक्ति को तो छोड़ो, भारत के नागरिकों को भी उपलब्ध नहीं हो सकता। जबकि उसका मैंडेट तो यह है कि भारत की धरती पर मौजूद प्रत्येक व्यक्ति को यह उपलब्ध होना चाहिए। लेकिन आप विश्व के लोगों को तो छोड़ो, ब्रह्मांड के लोगों को तो छोड़ो, आप भारत के नागरिकों को यह उपलब्ध नहीं करा सकते if there will not be the classification। अब एक चीज फिर समझ लें, जो मजबूरी है उसे मजबूरी की तरह इस्तेमाल किया जाता है, वो रूटीन की तरह इस्तेमाल नहीं होता। ये भी आपकी ठीक है प्रवृत्ति है कि अगर विशेष स्थितियों में आपके पक्ष में कोई कंसेशन, कोई रिलैक्सेशन मान्य कर दिया गया तो आप उस पर अपना अधिकार मानने लगते हैं। जिसका भी रिजर्वेशन पर जो चर्चा चलेगी, दैट इज द रिलैक्सेशन, दैट इज द कंसेशन, वो आपका हक नहीं है। और विभिन्न केस लॉज में आएगा, ये भारत का संविधान कहेगा, हम नहीं कहेंगे। अब फिर हम अपनी ओर से एक बात भी नहीं कहते। वो कहेगा कि संविधान इक्वलिटी ये मूल तत्व है, कंसेशन रिजर्वेशन है, इसलिए उसे इनेबलिंग प्रोविजन कहा है, सामर्थ्यकारी उपबंध कहा है। अब ऐसे बात चलती है मानो जन्मसिद्ध अधिकार है। जन्मसिद्ध अधिकार किसी का नहीं है।
गाली मिलेगी, जो रिजर्वेशन हम पढ़ाएंगे, बात करेंगे तो दोनों तरफ हम चलेंगे। और सबसे बड़ी दिक्कत यह होगी कि हम रिजर्वेशन के जस्टिफिकेशन बताएंगे, तब सवर्ण हमें गालियां देंगे, ठीक है। अब जब हम ये बताएंगे कि ये एक्सेप्शन है, ठीक है, जनरल रूल नहीं है, तब बैकवर्ड हमें गालियां देंगे। हमें दोनों तरफ से मिलेंगी, मजा आएगा, ठीक है, ये होगा। लेकिन यही स्थिति है, यही सही दशा है। और आप अगर ठीक रहना चाहते तो आप दोनों पक्षों से गाली खाएंगे। हम जो सरकारी वकील भी दोनों पक्षों से गालियां खाया करते हैं, क्योंकि गवाह ने कुछ कहा तो हम लिखाएंगे जरूर, तब डिफेंस से झगड़ा हो जाएगा। और अगर उसने नहीं कहा तो हम लिखाएंगे नहीं, चाहे कुछ हो जाए, तो गवाह झगड़ा हो जाएगा या प्रोसिक्यूशन, क्योंकि प्रोसिक्यूशन का जो वकील होता है उसकी कोशिश ये होती, उसने कुछ कहा नहीं कहा ऐसा लिखा दो जिससे प्रोसिक्यूशन जीते, और डिफेंस की कोशिश होती है उसने कुछ कहा नहीं कहा वो लिखाओ ही मत जिससे उन्हें नुकसान हो। हम कतई इसके डिफरेंट रहते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें हमारा कहना हमें भगवान को मुंह दिखाना, हम कतई नहीं, ना हम इनके रिश्तेदार ना हम इनके रिश्तेदार, हमसे क्या मतलब है। ये कहें, ये जो कहेंगे वो हम जरूर लिखाएंगे, और जो नहीं कहेंगे बिल्कुल नहीं लिखाएंगे। हम क्यों किसी का आजीवन कारावास में भागी हो जाएं। आप कहो ना, शपथ आपने ली, हमने थोड़े लिया, हम तो प्रश्न कर रहे हैं क्या हुआ था, किस दिनांक को हुआ था, कौन से हथियार का युद्ध हुआ था, किस जगह घटना हुई थी, ठीक है, आप क्या कर रहे थे, आप कैसे पहुंचे वहां, वहां कौन कौन लोग थे, घटना के बाद क्या हुआ था, रिपोर्ट किसने लिखाई, हम तो ये पूछ रहे हैं। आप बताओ, जो आप कहो वो लिखाएंगे, शब्दशाह लिखा देंगे, लेकिन आप दोनों तरफ से गाली खाएंगे, देता है। तो कंसेशन होता है, वर्गीकरण मजबूरी है, वर्गीकरण जनरल रूल नहीं है। जरूरत हो तो करिए, और जितना जरूरत हो उतना करिए। इलस्ट्रेशंस में देखेंगे हम लोग जब दृष्टांत देने शुरू करेंगे। अभी तो हम वर्गीकरण की जरूरत इस पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कहता है वर्गीकरण ये मजबूरी है, ये किया जाएगा, क्योंकि इसके बिना हम अनुच्छेद 14 को सार्थक नहीं बना सकते, इसलिए करेंगे। लेकिन अगर इसके बिना अनुच्छेद 14 सार्थक हो सकता है, यानी कहीं पर वर्गीकरण की जरूरत नहीं है और आपने किया, तो वहां गलत है और वहां वर्गीकरण को समाप्त किया जाए, ठीक है। अब कुछ चीजें जो आपका बहुतायत से विभेद का आधार बनती है, उनको स्पेसिफिकली 15, 16, 17 और 18 में मना किया गया, इसलिए उसको 14 का विस्तार कहा जाता है। यानी कोई सिचुएशन विभेद की अगर 15, 16, 17, 18 में स्पेसिफिकली आ रही है तो वो आर्टिकल वायलेट माने जाएंगे, और अगर उनका स्पेसिफिकली उल्लेख नहीं हो रहा तो फिर 14 तो वायलेट माना ही जाना है। 14 मुख्य आर्टिकल है और 15, 16, 17, 18 उसका विस्तार है, इसलिए समानता का अधिकार 14, 15, 16, 17 और 18 सब में कहा जाता है। ये तो हुई विभेद की बात। अब जैसे ही आप इसको पढ़ेंगे कि विधि के समक्ष समता होगी और विधियों का समान संरक्षण उपलब्ध कराना होगा, विधि के समक्ष समता होगी, यह बात आई। इसका मतलब कोई विधि होनी चाहिए, वो कोई विधिक अधिकार देती हो तो सबको समान हक होगा विधि द्वारा प्रदत्त उस अधिकार को प्राप्त करने का। यह इसका साधारण अर्थ निकल कर आता है, और बरसों
साधारण अर्थ ही समझा गया, लेकिन एक एक क्रैपक बनाम भारत संघ, मोतीलाल पद्मपत शुगर मिल, ठीक है, वर्सेस, अब हमें याद नहीं आ रहा मोतीलाल पद्मपत शुगर मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है क्या है, याद नहीं आ रहा, ठीक है, और शायद अमृत वनस्पति है, शायद, जहां तक हमें याद पड़ता है। इन मुकदमों में पहली बार प्रॉमिसरी एस्टॉपेल की बात चली, वचनात्मक विबंध की, और अनुच्छेद 14 के आधार पर चली। अब तो यह भी खूब पूछा जाता वचनात्मक विबंध किस पर आया है, कौन से आर्टिकल से आया है, तभी आप तुरंत ईंटें गिनते हैं लिंटर की, क्योंकि उससे तो कोई मतलब ही नहीं रखा। अनुच्छेद 14 तो सिर्फ 2 लाइनें हैं, वो तो आपने याद कर लिया, आप काबिल हो गए। कभी यह भी सोचना चाहिए कि मार सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 14 कर रहा है, तो इतनी आसान बात नहीं होगी, ठीक है, कभी स्वभावतः सोच लेना चाहिए, लेकिन सोचना ही तो बस नहीं है, बाकी तो सब कुछ है। तो बात प्राइमरी तौर पर जो दिखाई देती है, वो प्राइमरी तौर पर क्या दिखाई देती है, विधि के समक्ष समता होगी, मीनिंग देयर बाय देयर शुड बी ए लॉ, या यूं कहें देयर शुड बी ए लीगल राइट, देयर शुड बी ए लीगल राइट मीनिंग देयर बाय देयर शुड बी ए वेस्टेड लीगल राइट, एक निहित विधिक अधिकार। निहित विधिक अधिकार का मतलब एक व्यक्ति को विधिक अधिकार है, विधि ने कोई अधिकार दिया और वो उसे प्राप्त करने का हक है। जब ये सिचुएशन होती है तो कहते हैं व्यक्ति का निहित विधिक अधिकार है, ठीक है, तो ये स्थिति होनी चाहिए। और फिर अगर किसी व्यक्ति को रोका गया है उस अधिकार को प्राप्त करने से, तो यह कहा जा सकता है कि विधि के समक्ष समता नहीं है, किसी को दिया गया और किसी को नहीं दिया गया। अब हम कह सकते हैं कि विधि के समक्ष समता नहीं, विधि का समान संरक्षण नहीं। अगर विधि है ही नहीं, क्योंकि प्रोमिसरी एस्टॉपेल का संबंध वचनात्मक विबंध का संबंध है, उस दशा से है, क्योंकि विबंध उसी का विबंध, ये जो शब्द है ये दीवानी विधियों का है, ये सीपीसी का है, और विबंध का अर्थ है कि यदि आपने कभी कुछ कहा, आपने कोई कार्य किया, आपने कोई घोषणा की, आपने कोई लोप किया, 3 बातें, कार्य, घोषणा या लोप, मन वचन कर्म, यही 3 बातें होती हैं, ठीक है ना। मन वचन कर्म से ही कोई काम किया जाता है, कहते हैं मन वचन कर्म से ऐसा करना, तो कर्म से कार्य और लोप होगा, वचन से घोषणा होगी, ठीक है, कार्य, लोप या घोषणा, यह आपने किया और आपने अपने कार्य, लोप या घोषणा के सत्य होने का विश्वास ये दूसरे को कराया, आपने कराया, और दूसरे ने आपकी बात की सत्यता पर विश्वास किया। सारी बातें अलग अलग हैं, इनमें से कुछ भी हो सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता। उसने किया, क्योंकि आपने कराया, जरूरी नहीं वो करे। और इसीलिए जब आईपीसी पढ़ते हैं तो उन्होंने कहा कि प्रयास किया, या आप संभाव्य जानते थे कि ऐसा होगा या ऐसा हुआ, क्योंकि कोई जरूरी नहीं आप किसी को उत्तेजित करना चाहो तो उत्तेजित हो ही जाए, लेकिन इससे आपकी दुष्टता में कोई कमी नहीं आती कि वो उत्तेजित हुआ या नहीं हुआ। ये आप मूर्खता की बात कचहरी में खूब क्या करते हैं कि साहब कोई चोट नहीं आई, 307 कैसे बनी? अरे वाह, 307 तुम्हारे आशय पर बनेगी या उसकी चोट पर बनेगी? उसको चोट नहीं आई, ये उसका भाग्य है या तुम्हारी कृपा? तुमने कोई कृपा की थी उस पर? तुम गोली चलाने के बाद उसे पकड़ लिए थे उड़ के गोली को कि उसे न लगे, कोई कृपा की थी तो नहीं लगी, उसका भाग्य, तो तुम्हें छोड़ दें।
ठीक है, हमारे पहले वाले शाह को हंस के क्या करते थे, तो गोली नहीं लगी तो, ठीक है। बोले था चोरी हमने की है, 15 दिन जेल में, तो कहते तो क्या करें, चोरी की जेल में रहो गई। आप बात बताइए, अपनी बात कहिए, मेरिट बताइए, क्यों छोड़ दें आपको, ठीक है। तो आपका उसने विश्वास किया, और विश्वास करके सिर्फ विश्वास ही नहीं किया, आगे भी किया। उसने अपनी स्थिति को बदला, परिवर्तन कर लिया। जिस स्थिति में वो था उस स्थिति में नहीं रहा। आपने कहा 2 लाख रुपए जमा करिए, हम आपको अमुक चीज दे देंगे। उसने आपकी घोषणा पर विश्वास किया, 2 लाख जमा किए। विश्वास करता, 2 लाख जमा न करता तो भी बात खत्म थी। तो मान लिया सच है आपकी बात, लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे। उसने न सिर्फ सच माना बल्कि अपनी स्थिति में परिवर्तन भी किया, और अब आप अपनी बात बदल लेना चाहते हैं, अपनी बात बदल लेना चाहते हैं। और अगर आपको बदलने की अनुमति दी जाए तो इस व्यक्ति की, जिसने आपकी बात पर विश्वास करके अपनी स्थिति को बदला है, इसकी स्थिति हानिकर हो जाएगी। अगर यह सिचुएशन है तो विबंध का सिद्धांत यह कहता है कि अब आपको अपनी स्थिति परिवर्तित नहीं करने दी जाएगी। यह विबंध का सिद्धांत है, इसमें कोई कानून नहीं, कुछ नहीं। घोषणाएं अगर की गई हैं उनके आधार पर हुआ है, तो पहले बात ये चलती रही, एक एक रुपए बनाम भारत संघ, मोतीलाल पर शुगर मिल, और शायद जहां तक हमें याद है अमृत वनस्पति शायद है। अब देख लेंगे आप है या नहीं। और ये मुकदमे खूब पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन वचनात्मक विबंध को मान्यता किसमें मिली थी, और इन्हीं में से कोई है कि पहली बार इसकी बात चली थी, ठीक है, पहली बार बात चली, फिर शायद मान्यता तो मोतीलाल पद में मिली है, जहां तक हमें याद पड़ता है। बाकी आप ये सब चेक कर लेंगे, ये सब हमें याद भी नहीं होता, हम कॉन्सेप्चुअली बात करते हैं, हमने पहले भी आपसे कहा। तो बात यह आई कि भाई क्या कहता है, विधि के समक्ष क्षमता होगी। तो पूर्व में एक सीधी बात चलती रही कि ठीक है, अगर सरकार ने कोई नीतिगत घोषणा की है, सरकार यानी राज्य, क्योंकि अनुच्छेद 14 राज्य के विरुद्ध मिलेगा ना, ठीक है। अनुच्छेद 14 उस आर्टिकल का नाम है जो राज्य के विरुद्ध मिलता है। यद्यपि सारे फंडामेंटल राइट राज्य के विरुद्ध नहीं मिलते, कुछ प्राइवेट पर्सन के भी खिलाफ मिल जाते हैं, लेकिन यह अनुच्छेद ऐसा जो राज्य के खिलाफ ही क्लेम होता है। और राज्य की परिभाषा क्या है वो आपको पता है, स्टेट एंड, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ द स्टेट, स्थानीय प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी, राज्य सरकार, सारी चीजें। अब सरकार ने कोई घोषणा की, लोगों ने अपनी स्थिति को परिवर्तित किया उनकी घोषणा पर विश्वास करके, और अपनी स्थिति को बदला सरकार ने बाद में, और इस कारण से उनकी स्थिति हानिकर हुई। वो जब न्यायालय पहुंचे तो कोई अनुतोष नहीं मिलता था, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट यह था कि विधि के समक्ष क्षमता होनी चाहिए। सरकार ने तो एक नीतिगत घोषणा की थी कि 2 लाख रुपए दीजिए, हम आपको ये दे देंगे। कोई कानून थोड़ी था विधायिका का कि अगर 2 लाख जमा करोगे तो यही मिलेगा। नीतिगत घोषणा थी, कोई विधि थी ही नहीं, तो विधि के समक्ष क्षमता का सवाल ही कहां उठता है, या विधि के समान संरक्षण का सवाल ही कहां है। विधि के समक्ष क्षमता, विधि के समान संरक्षण, इसकी बात ही कहां है। विधि तो हो, आगे जैसे जैसे आदमी में मैच्योरिटी आती है उसे चीजें ज्यादा दिखती है। आप लोग आते हैं शुरुआत में, या आपके पहले दिन आपकी मान्यता होती, सब आपको क्लियरली समझ में आए। भाई क्यों आए, आपकी क्या तैयारी है समझने की? आपकी कोई तैयारी तो नहीं, आपको कुछ भी तो नहीं आता, ठीक है। जब कुछ भी नहीं आता तो फिर हम कर क्या नहीं, ठीक है। जरा पीछे इतिहास में जाइए तो वर्णन यह आता है कि फला गुरु के आश्रम में गए और बरसों, ठीक है, सिर्फ गुरु के घर में झाड़ू ही लगाते रहे। एक दिन गुरु ने पूछा कि भाई इतने दिन हो गए, आज बताओ तुम्हें क्या चाहिए।
तब कहीं कुछ हो पाता था। तब तक उनके मन की तैयारी सुनते 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 ऐसी हो चुकी होती थी कि फिर जब कुछ दिया जाता था तो वो ग्राह्य होता। अपनी भी तो कोई तैयारी चाहिए। ये सब कुछ ऐसे ही हो जाए, सब कुछ ऐसे कैसे हो जाएगा? पहले दिन आप आएंगे, कैसे हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? कभी नहीं होता, ना होगा, और किसी काम में नहीं होगा, किसी काम में नहीं होगा। आप ऐसे ही टक्करें खाओ और बाद में अपनी असफलता और अपने प्रयासों को, ठीक है, न देखते हुए दुनिया को दोष देने लगना। 40-45 पे वो तो हम इलाहाबाद नहीं जा पाए, ठीक है, इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ। वो तो हम अंग्रेजी में नहीं लिखते थे, इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, होंगे ये फैक्टर भी होंगे, लेकिन ये सोल फैक्टर नहीं है, ये सोल फैक्टर नहीं। झूठ बोलते हो तुम, तुम्हें कुछ आता ही नहीं, इसलिए नहीं हुआ। ठीक, कुछ आए तो पहले, तो वो करते, कोई तैयारी नहीं अपनी। तो कोर्ट के साथ भी ये है, कोर्ट एक समय तक ये बात कहता रहा, यस विधि के समक्ष समता तभी होगी जब विधि हो। लेकिन एक दिन ध्यान में आया कि अरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये अपने विधि नहीं है, ये भी तो विधि है। ठीक है, और अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि का समान संरक्षण होना चाहिए। ठीक है, तो सवाल यह है कि जब आपने 2 लाख रुपए इन्होंने जमा किए, इन्हें वो चीज दे दी, ठीक है ना, इन्हें वो चीज आपने दी। विधि के अनुच्छेद 14 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का हिस्सा है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सर्वोच्च विधि है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुच्छेद 14 का यह मैंडेट है कि विधि के समक्ष समता होगी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के समक्ष समता होगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विधि है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के समक्ष समता होगी, यानी प्रत्येक नागरिक और भारत की धरती पर मौजूद प्रत्येक व्यक्ति ये समान होगा। तो अगर आपने ये घोषणा की थी कि 5 लाख रुपए अगर कोई देगा तो हम ये कर देंगे, सरकार अक्सर जब सरकार को किसी प्रोजेक्ट के लिए पैसा चाहिए होता है तो वो ये करते हैं, उन्होंने कहा ठीक, जो 5 लाख रुपए की नक्सी देगा हम उसको आर्म्स लाइसेंस दे देंगे। अब लोग ऐसे जमा नहीं करते हैं, आर्म्स लाइसेंस का लोगों को शौक है, 5-5 लाख लोगों ने जमा किए, उनके पास प्रोजेक्ट के लिए पैसा आ गया, ठीक है, उन्होंने आर्म्स लाइसेंस देने, उनके पास से क्या गया, उन्होंने दे दिए। तो सरकार इस प्रकार की घोषणाएं टू कलेक्ट द फंड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस ये करती है। अब उन्होंने देखा कि हमारा काम तो 100 करोड़ हमें चाहिए थे, हो गया, और तब तक उस डेट तक जमा 200 करोड़, ठीक है, चाहिए उन्हें 100 करोड़ थे, लेकिन एक ही दिन में 200 करोड़ हो गए। अब 200 करोड़ जिन जिन ने जमा किए सबको देना पड़ेगा ना लाइसेंस, और लाइसेंस मानो हम 50 ही देना चाहते हैं, तो 50 में हमारा 100 करोड़ हो रहा, तो हम 50 को देंगे, बाकी नहीं देंगे। तो कोर्ट ने कहा, अब कोई कानून तो था नहीं, हमारी घोषणा थी, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में थी, और यह हम आपको बता चुके कि प्रशासनिक शक्ति में हर वो काम किया जा सकता है जिससे नागरिकों के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव न पड़े। विपरीत प्रभाव, विपरीत प्रभाव का मतलब क्या हुआ, जो आपके पास था वो हम ले लें। हमने तो कुछ देने की बात की थी, कुछ लेने की तो की नहीं थी, लेने की होती तब कानून चाहिए, ये हम एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में कर सकते थे, हमने किया। अब हम कह रहे हैं कि बाकी को नहीं देंगे, इतना देंगे। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, विधि के समक्ष समता, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है, विधि है, और यह कहता है कि भारत के समस्त नागरिक राज्य के लिए समान होंगे, राज्य कोई भी भेद नहीं कर सकता। तो आप इनको क्यों दे रहे हैं, इनको क्यों नहीं दे रहे? और आपके ऊपर विबंध है कि अब आप अपनी बात नहीं बदल सकते, क्योंकि इन्होंने आपकी घोषणा पर विश्वास किया, अपनी स्थिति में परिवर्तन किया। अब आप अगर अपनी स्थिति को बदलेंगे, अपनी बात को बदलेंगे, इनकी स्थिति हानिकर हो जाएगी। इसलिए नो, यहां से प्रोमिसरी स्टॉपेल वचनात्मक विबंध का सिद्धांत निकल कर आया। अनुच्छेद 14
ये एक्सटेंडेड व्यू है अनुच्छेद 14 का। चौथी बात जो अनुच्छेद 14 के इस्तेमाल से कोर्ट के ध्यान में आई है, जहां कानून है, कानून समस्याओं के समाधान के लिए बना, और दो प्रकार का होता है, एक सबस्टेंटिव लॉ, एक दूसरा प्रोसीजरल लॉ। प्रोसीजरल लॉ यह बताता है सबस्टेंटिव लॉ द्वारा जो अधिकार बताए गए हैं उनको प्राप्त किस प्रक्रिया से किया जाएगा। तो न्यायालयों के न्याय निर्णयन के लिए सबस्टेंटिव लॉ और प्रोसीजर दोनों विधायिका द्वारा बना दिए जाते हैं। सबस्टेंटिव लॉ आप देखते हैं आईपीसी, प्रोसीजर सीआरपीसी, एविडेंस। सिविल में चले जाए तो सबस्टेंटिव लॉ हिंदू लॉ, मोहम्मदन लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, टीपीए, ईजमेंट, ट्रस्ट, ठीक है, इंडियन ट्रस्ट एक्ट, सारे हैं। और प्रोसीजर सीपीसी। लेकिन जो न्याय का काम है आज की डेट पर ट्रिब्यूनल्स भी कर रहे हैं, और ट्रिब्यूनल्स हर उस प्राधिकारी को कहते हैं जो न्यायालय नहीं है और न्याय निर्णय का काम कर रहा, वो चाहे कंज्यूमर फोरम हो, चाहे वो एमबीए मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत गठित ट्रिब्यूनल हो, कोई हो, और चाहे आप जब नकल करते पकड़ जाते हैं तो उस पर फैसला लेने वाली कमेटी हो, वो भी ट्रिब्यूनल है, क्योंकि वो भी अधिकारों का न्याय निर्णय कर रहे हैं। और वो किस प्रक्रिया का पालन करेगी, इनकम टैक्स अथॉरिटी, सेल टैक्स अथॉरिटी, ये सब ट्रिब्यूनल है, कोर्ट नहीं है। और ये किस प्रक्रिया का पालन करेंगे, ये कई बार उन अधिनियमों में लिखा होता है जिन अधिनियमों में इनका गठन होता है, और कई बार नहीं लिखा होता, और कई बार लिखा होता तो कम कम लिखा होता है। अब क्या होना चाहिए, विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता का अर्थ हुआ दोनों को सुनवाई का बराबर हक होना चाहिए, तभी तो विधि के समक्ष समता है। और अगर कोई कानून विधायिका का भी है, उसमें भी दोनों को समान रूप से सुने जाने का हक नहीं है, या रीजनड डिसीजन की अपेक्षा नहीं की गई, क्योंकि रीजनड नहीं तो अधिकारी मनमाना है, चाहे इनके पक्ष में झुक जाओ, चाहे इनके पक्ष में, और इनके पक्ष में झुके तो समानता नहीं, इनके पक्ष में झुके तो समानता नहीं, ठीक है ना। और अधिकारी अगर निष्पक्ष नहीं है तो एक पक्ष में झुकेगा ही। निष्पक्ष न होने का अर्थ ही है कि एक पक्ष में झुका हुआ, उसी को कहते हैं निष्पक्ष न होना, ठीक है। तो अगर अधिकारी निष्पक्ष नहीं है तो अनुच्छेद 14 संतुष्ट हो ही नहीं सकता। इसीलिए कहा अनुच्छेद 14 का अर्थ है नेचुरल जस्टिस का फॉलो। तो आज अनुच्छेद 14 एक्सटेंडेड व्यू में हमारे सामने है। आज अनुच्छेद 14 के अंतर्गत सिर्फ क्लासिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं माना जाता, बल्कि आज अनुच्छेद 14 अपने में वचनात्मक विबंध को समाहित करता है। आज अनुच्छेद 14 अपने में मनमानेपन के अभाव को अनुचिंतित करता है। आज अनुच्छेद 14 प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अपेक्षित करता है, और यही अनुच्छेद 14 का एक्सटेंडेड व्यू है। बाकी विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, ये दो जो फ्रेज हैं, ये वर्गीकरण के लिए किस प्रकार उपयोग लाए गए, और वर्गीकरण कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, इस पर कल बात करेंगे। देखें